हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कपूर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशन फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशंस। इससे पहले मैं आगे प्रोसीड करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं समय समय पर मिलते रहें और आप लॉ के साथ अपडेटेड भी रहें। आज का हमारा टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ये ऐसा टॉपिक है जो कि ना सिर्फ जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब कभी भी कोई मर्डर होता है तो ये क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या ये मर्डर है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर क्या है, या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्या चीज़ें हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और हमें कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके केसेस एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मर्डर के लिए लायबल हुए और वो लंबी सजा जैसे कि लाइफ या डेथ जैसे पनिशमेंट के लिए भी लायबल हुए। तो कहीं ना कहीं लॉयर्स का कोई इंटरप्रिटेशन गलत होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनको सही तरह से न्याय ना मिल पाया हो। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, एक बात खास है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज़ इसे थॉरोली देखिए, आखिरी तक देखिए और ये वीडियो आपके लिए एक एसेट है और फ्यूचर में आपको काफ़ी मदद करने वाला है, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बल्कि इंप्लीमेंट करने के लिए भी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक करना चाहूँगा जो भी लव एंड अफेक्शन आपने मुझे दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी आप मुझे ये लव एंड अफेक्शन देते रहेंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे पता चलता है कि फ्यूचर में मुझे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो सेशंस बनाने हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड का क्या मतलब है? होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये किलिंग हो सकता है किसी एनिमल ने किया हो सकता है ये किलिंग किसी ह्यूमन बीइंग ने किया हो, लेकिन हम लोगों को किस कॉन्टेक्स्ट से कंसर्न है? हमें कंसर्न है कल्पेबल होमिसाइड से, और कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है अनलॉफुल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जब कभी भी अनलॉफुली किसी एक पर्सन की डेथ किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है तो वो कहलाता है कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब ये जो कल्पेबल होमिसाइड है इसको हमने कहां से डिराइव किया? इसे हमने बेसिकली एक लैटिन फ्रेज से डिराइव किया, और इसमें टू डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है होमी और दूसरा है साइडो। होमी का मतलब होता है मैन और साइडो का मतलब होता है कट। यानी कि जब कभी भी किसी एक ह्यूमन बीइंग को कट यानी कि उसकी डेथ कॉज की जाती है तो उसको बोला जाता है होमिसाइड। अब होमिसाइड का अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर जब कभी भी एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार देता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड यानी कि होमिसाइड कहलाता है। क्या सारे होमिसाइड्स इलीगल होते हैं? क्या कोई ऐसे भी होमिसाइड्स हैं जो लॉफुल हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास टू कैटेगरीज हैं। एक जो एक्ट को लॉफुल बनाते हैं यानी होमिसाइड को लॉफुल बनाते हैं, और दूसरे वो जो उसी होमिसाइड को हो सकता है किसी और कंडीशंस में किए गए हों और उसको अनलॉफुल बनाते हों। सबसे पहले मैं उन कुछ एग्जांपल्स को देख लेता हूं जो कि कल्पेबल होमिसाइड को जस्टिफाई करते हैं, उसे लॉफुल बनाते हैं। हमारे आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं और उनमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, जैसे कि सेक्शन 82 में मेंशन किया हुआ डोली इनकैपेक्स का कंसेप्ट। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 7 ईयर्स से कम एज का है और वो किसी की डेथ कॉज कर देता है तो वो पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगा, वो कोई भी ऑफेंस नहीं कहलाता। यानी यहाँ पर ये ऑफेंस एक लॉफुल जस्टिफिकेशन वाला हो गया, तो हमारा ये होमिसाइड लॉफुल होमिसाइड हो गया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि जो वो काम कर रहा है, जो एक्ट वो कर रहा है, वेदर इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ और वेदर ही इज बाउंड टू डू दैट एक्ट और नॉट, उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो अपराध है भी नहीं या वो कानून के विरुद्ध है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका एक्ट पनिशेबल एक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर भी एक लॉफुल होमिसाइड हो गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पर्सन अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर देता है तो उस केस में भी वो होमिसाइड लॉफुल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दो तरह के होमिसाइड्स हो गए, एक लॉफुल और दूसरा अनलॉफुल। लॉफुल के एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दे दिए।
तो सर क्या ऐसे और एग्जांपल्स हमारे पास अनलॉफुल के लिए भी हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो मैटर्स जो कि आपके जनरल एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करते हैं, वो सारे पनिशमेंट्स आपके अनलॉफुल होमिसाइड्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो बेसिकली लॉफुल होमिसाइड्स वो हुए जो कि हमारे जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, अनलॉफुल हमारे वो हुए जो कि आईपीसी में पेनलाइज्ड हैं और जो कि कहीं पर भी हमारे पास एग्जम्प्टेड नहीं है पनिशमेंट से। ठीक है, अब जहां तक हमारे ये होमिसाइड या मर्डर या कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के प्रोविजंस हैं, इसको हमने चैप्टर नंबर 16 में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 बेसिकली उन सभी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि एक इंसान की डेथ कॉज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स लाइफ को तो इफेक्ट कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुल्पेबल होमिसाइड को देख लेते हैं ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम आगे कुछ और कंक्लूड कर पाएंगे। तो यहीं से हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है कि कुल्पेबल होमिसाइड बेसिकली होता क्या है और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। कुल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 299 में, और यहां पर मैं बेसिकली उसको एलोबरेट तो नहीं कर रहा हूं अलग से, लेकिन मैं उसके एसेंशियल्स को ले रहा हूं और उस एसेंशियल से ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये कुल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सेक्शन 299 को 3 डिफरेंट एसेंशियल्स में डिवाइड करूं या 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या उस पर्सन की जिसने वो एक्ट कॉज किया है या डेथ कॉज किया है, क्या उसका इंटेंशन डेथ कॉज करने का था। अगर हाँ, तो ये उसका पहला एसेंशियल हुआ। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आपने कुछ भी मिस किया तो फिर आपको आगे तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है वो ये कि क्या किसी मैन ने दूसरे पर्सन की डेथ इस इंटेंशन से कॉज की है कि वो उसकी डेथ कॉज करना चाहता था। क्या उसने कोई एक्ट उसकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन से किया है, और उस इंटेंशन से जो एक्ट किया क्या उससे कोई डेथ कॉज हुई है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट जो कि हमें सेक्शन 299 में चेक करना होता। अगर मान लो हमारा ये एसेंशियल नहीं हो तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या उस पर्सन की कोई ऐसी इंटेंशन थी जिसने उस एक्ट से डेथ कॉज किया है। क्या उसकी ऐसी इंटेंशन थी कि वो उस पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता था जिससे उसकी डेथ लाइकली थी। लाइकली का क्या मतलब है, लाइकली का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि क्या उस इंजरी से उसकी डेथ हो सकती थी, और क्या उस आदमी की इंटेंशन थी कि मैं एक ऐसी इंजरी से कॉज कर दूं कि इस आदमी की डेथ हो जाए या उस आदमी की डेथ पॉसिबल हो जाए। तो ये हमारा एक दूसरा एसेंशियल हो गया। ठीक है, तो हो सकता है हमारा पहला वाला जो एसेंशियल मैंने आपको बताया वो एग्जिस्ट करता हो सकता है वो एग्जिस्ट ना भी करता हो सकता है ये दूसरा वाला एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हुए। आगे तीसरा पॉइंट ये कहता है अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है और उस एक्ट से किसी की डेथ कॉज कर दी है और वो इस नॉलेज से किया है कि उस एक्ट से उस आदमी की डेथ लाइकली थी, यानी कि उस आदमी को पता था, उसको इस बात का भान था, उस आदमी को इस बात की नॉलेज थी कि वो कोई ऐसा एक्ट कॉज कर रहा है जिससे उस आदमी की मृत्यु हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसकी डेथ हो सकती है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। क्या उस आदमी ने उस आदमी की डेथ ऐसी इंटेंशन से की है कि मैं इसकी डेथ कॉज कर दूं। दूसरा, हो सकता है उसकी डेथ इंटेंशन कॉज करने उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की ना हो सकता है उसकी इंटेंशन इस बात की हो कि मैं इसे ऐसी इंजरी कॉज कर देता हूं जिससे इसकी डेथ कॉज हो सकती है, इस इंजरी से उसकी डेथ कॉज हो सकती है ना। उसको इस बात की इंटेंशन थी कि मैं ऐसी इंजरी से कॉज कर दूं कि इसकी डेथ हो सकती है, ये दूसरा। और तीसरा, क्या उसे इस बात की नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उससे इस आदमी की डेथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी डेथ हो जाए। तो ये तीनों कंडीशंस हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में हो, और ये भी हो सकता है कि ये तीनों बातें एक ट्रांजैक्शन में ना भी हो। तो हमें इनमें से कोई भी एक चूज कर लेनी होती है या 2 चूज कर लेनी होती है या तीनों भी हम चूज कर सकते हैं। वो हमारे ट्रांजैक्शन या हमारे फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि बेसिकली वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो जहां तक मैं समझता हूं सेक्शन नंबर 299 तो आपको समझ में आया एफएसआई तरीके से कि बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है,
अब इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के मदद से समझ लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि हमारे पास 3 लोग हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी और एक और पर्सन है जेड। जेड जो है वो एक झाड़ियों में छुपा हुआ है। ए ये बात जानता है कि जेड झाड़ियों में है, लेकिन बी इस बात को नहीं जानता कि जेड जो है वो झाड़ियों में छुपा हुआ है। अब ए क्या करता है, वो बी को अबेट करता है कि यार एक काम करो, तुम इस झाड़ियों में ना जरा कुछ गोली चला दो। बी ऐसा ही करता है, उसे तो नहीं पता होता कि जेड जो है झाड़ियों में छुपा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या करता है, झाड़ियों में कुछ गोलियां चला देता है। वो सोचता है मैं ऐसे ही बस फायरिंग कर रहा हूं, उसे नहीं पता होता कि जेड बेसिकली वहां पर है। अब यहां पर 2 लोग हैं, एक वो जो कि ए है, जो कि डेथ कॉज करवाना चाहता है जेड की, और दूसरा व्यक्ति है हमारे पास बी, जिसको कुछ भी नहीं पता, ना उसकी नॉलेज है ना उसकी इंटेंशन है जेड को मारने की। अब यहां पर तो एक ही क्लियर कट इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि वो जेड को मारना चाहता है, लेकिन बी को ना इस बात की नॉलेज है और ना ही इंटेंशन है। अब हालांकि यहां पर गोली बी ने ही चलाई है। अब क्योंकि हम अगर एसेंशियल्स को देखें 299 की, ना तो उसकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, तो एसेंशियल नंबर 1, ना ही ऐसी कोई बॉडी इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है कि उसकी डेथ और लाइकली हो जाए, दूसरा एसेंशियल भी पूरा नहीं हो रहा। और बी के कॉन्टेक्स्ट में उसको इस बात की नॉलेज भी नहीं है कि मैं ऐसा गोली चलाने से किसी भी पर्सन की डेथ कॉज कर दूंगा। तो बी के कॉन्टेक्स्ट में तो सेक्शन नंबर 299 की कोई भी एसेंशियल फिट हो नहीं रही, इसलिए सेक्शन 299 इन रिलेशन टू बी इन्वोक नहीं होता। अब इसकी टेस्टिंग हम ए के रिलेशन में करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ए इस ऑफेंस के लिए जो कि सेक्शन 299 में बनेगा उसके लिए लायबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या ये 299 की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। यस, ए की इंटेंशन है कि वो जेड की डेथ कॉज करना चाहता है, उसकी इंटेंशन है, और वो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिससे उसकी डेथ हो जाए, यानी कि उसने अवॉइड किया उसको। ए को इस बात की नॉलेज भी थी कि अगर बी ने झाड़ियों में फायरिंग की तो जेड की डेथ हो सकती है, और इसी तरह से ए को इस बात की भी इंटेंशन थी कि बी कोई ऐसी इंजरी कॉज कर दे जिससे जेड की डेथ पॉसिबल हो जाए या उसकी डेथ पॉसिबल हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्जांपल से आपको ये सिनारियो तो क्लियर हो गया बेसिकली कि दोनों के सिनारियो में अगर एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर इंटेंशन और नॉलेज डिफरेंट है, तो ऑफेंस कुल्पेबल होमिसाइड का बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, मैं समझता हूं इस एग्जांपल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक हमारा सेक्शन नंबर 299 का सवाल है, इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में वो ये कहते हैं, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. मीनिंग thereby, मान लो कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर देता है, और जिसको ये बॉडीली इंजरी कॉज की है वो किसी बॉडीली डिसऑर्डर में है, उसे कोई बॉडी में इन्फर्मिटी है, उसको कोई बीमारी है, उसको कोई डिजीज है, और उसकी डिजीज उस एक्ट की वजह से, उस इंजरी की वजह से एक्सेलरेट हो जाती है और वो उस पर्सन की डेथ कॉज कर देती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो नॉर्मली हम किसी को पेट में किक करें तो क्या उस आदमी की डेथ होगी? आप कहेंगे नहीं, उसको बहुत दर्द होगा, डेथ होना तो मुश्किल ही है, डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर हमें पता हो कि इसकी कोई स्प्लीन बढ़ी हुई है, तिल्ली उसकी बढ़ी हुई है, और हम इस इंटेंशन से कि यार इसको मैं मारूंगा, इसकी तिल्ली फट जाएगी, इसका स्प्लीन फट जाएगा और ये आदमी मर जाएगा, तो यहां पर हमारा ये एक्ट इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन उसको ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है जिससे उसकी डिजीज या बॉडीली इंफर्मिटी एक्सेलरेट हो जाएगी और उससे उस आदमी की डेथ हो जाएगी या उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाएगी। तो यहां पर वो कुल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑर्डिनरली एक नॉर्मल फिस्ट मारने से, मुक्का मारने से या किक मारने से कोई आदमी ना भी मरता हो, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी बॉडीली प्रॉब्लम में है जिससे उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाए और हमें पता हो कि ये आदमी इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो यहां पर उसका ये एक्ट कुल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा।
ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है वेयर अ डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, ऑल्दो by resorting to the proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। अब मान लो कोई आदमी किसी को कोई बॉडीली इंजरी कॉज कर देता है और उससे किसी की डेथ हो जाती है। अब यहां पर जो पर्सन ये बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है उसके रिलेशन में हम ये मान लेंगे कि उसने डेथ कॉज किया है, चाहे वो व्यक्ति जिसको इंजरी कॉज की गई थी अगर उसे कोई स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाता या प्रॉपर रेमेडी मिल जाती तो उसकी डेथ बच भी सकती थी। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लो एक आदमी को डायबिटीज हुई हुई है और उसके डायबिटीज जो शुगर का लेवल है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब ए जानता है कि बी का शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है और वो उसे बहुत मीठी सी आइसक्रीम खिला देता है। अब अगर ये बी को इंसुलिन का कोई शॉट मिल जाए या मेटमॉर्फिन की कोई टैबलेट मिल जाए तो हो सकता था कि उसकी शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता। उसका इलाज करने से, इंसुलिन का लेवल देने से, शॉट्स देने से, इंसुलिन देने से वो ठीक हो सकता था। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति ने जिसने आइसक्रीम खिलाई है वो तो ये बात जानता है ना कि मैं इसे कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा हूं जिससे इसकी डेथ हो सकती है, चाहे इलाज मिलने पर वो ठीक भी हो सकता था। तो अगर वो पर्सन ये डिफेंस ही लेता है, ये डिफेंस लेता है कि अरे भाई ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, हमने खाली आइसक्रीम तो खिलाई थी, उसका तो इलाज हो जाता, इंसुलिन ले लेते वो ठीक हो जाती। नहीं, यहां पर लॉ ने कहा कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में फॉल करेगा और ये कुल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पर। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है द कॉजिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, यानी कि अगर मान लो किसी ने किसी मदर की वूम में ही चाइल्ड को मार दिया, यानी उस बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, अभी उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन मदर की कोख में, मदर के वूम में ही उस बच्चे की डेथ कॉज कर दी, तो ये होमिसाइड नहीं होता। बट इट मे अमाउंट टू कुल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ द लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ्ड और कंप्लीटली बॉर्न अलाइव। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो कहते हैं ठीक है मदर की वूम में अगर मारा तो होमिसाइड नहीं है, लेकिन अगर उस बच्चे ने जन्म ले लिया, उस बच्चे का बॉडी का कोई भी पार्ट मदर में से बाहर आ गया, चाहे उसने सांस लिया हो ना लिया हो, चाहे वो कंप्लीटली बॉन्ड हुआ हो ना हुआ हो, उसका पूरा बॉडी पार्ट बाहर आया हो ना आया हो, चाहे थोड़ा सा पार्ट भी अगर उसका ब्रॉट फोर्थ हो गया, बाहर आ गया मदर की बॉडी में से, और उस बच्चे को मार दिया जाए तो फिर वो कुल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मदर की वूम में मार रहे हैं तो होमिसाइड नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही उस बच्चे का कोई पार्ट बॉडी से बाहर आ रहा है, चाहे उसने सांस लिया या नहीं लिया, और अगर वहां पर उसे मार दिया जाए तो फिर वो होमिसाइड की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये समझ गए कि कुल्पेबल होमिसाइड क्या होती है, उसके क्या एक्सप्लेनेशंस होते हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल्स होते हैं, कौन से सेक्शन में वो मेंशन किया हुआ है, और उसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स है जिससे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि कुल्पेबल होमिसाइड होती कितने तरह की है। कुल्पेबल होमिसाइड की वेरियस जो काइंड्स हैं, बेसिकली उसको हमने सेक्शन 300 में डिफाइन किया है। सेक्शन 300 में हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड्स की कुल्पेबल होमिसाइड होती हैं। एक वो जो कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनाती है, और दूसरी वो कुल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं बनाती है, यानी कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 2 डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास जो कि हमको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अभी आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए यहां तक हम लोग ये तो समझ गए कि कुल्पेबल होमिसाइड हमारा 2 तरह का हो सकता है, कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जब ये कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एनेक्टमेंट में 4 डिफरेंट कंडीशंस दी हैं जो कि कुल्पेबल होमिसाइड को मर्डर में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि कब वो कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा, इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो चलिए उन सभी कंडीशंस को वन आफ्टर अनदर देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है
द एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज कर दी है और डेथ इस इंटेंशन से कॉज की है कि इस पर्सन की डेथ कॉज करनी है। देखो, डेथ तो कॉज हो सकती है, एक्सीडेंटली भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई पर्सन जानबूझकर इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि इसको जान से मार देना है और उसको मारने के टुवर्ड्स कोई एक्ट करता है जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो ये तो आ गया हमारा पहली वाली कंडीशन में। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी इंटेंशन से किसी की डेथ कॉज करनी है कि इस आदमी की डेथ कॉज हो जाए और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो ये मर्डर कहलाएगा। यहां पर ये कुल्पेबल होमिसाइड क्या कहलाएगा? मर्डर। और दूसरी कंडीशन ये कहती है द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड, मीनिंग देयर बाय, यहां पर कोई पर्सन क्या कर रहा है? कोई ऐसी इंटेंशन से ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है कि वो ऑफेंडर जानता था कि मैं ये जो इंजरी कॉज कर रहा हूं ना, इस आदमी से उस आदमी की डेथ संभावित है। यानी कि पहले वाले कंडीशन में जो मैंने आपको बताई है, उसमें तो उस आदमी की नीयत है उसे मारने की, और वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे उस आदमी की डेथ हो जाए। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरे वाली कंडीशन में उसकी उसे जान से मारने की नीयत नहीं है, लेकिन उस आदमी की ऐसी इंटेंशन है कि मैं इसको ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दूं, और उस ऑफेंडर को पता है कि ऐसी इंजरी से ये आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक आदमी किसी के छाती में एक भाला, स्पीयर ऐसे घोंप दे पूरा। अब उसे तो इतना पता है ना कि मैं एक भाला पूरे उसकी छाती में स्पीयर डाल रहा हूं, उससे उस आदमी की डेथ नहीं हो जाएगी। तो यहां पर हम इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं देख रहे, हम इंटेंशन इस बात की देख रहे हैं कि क्या उस आदमी को इस बात की इंटेंशन थी कि मैं इसको ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दूं जिसके बारे में ऑफेंडर को पता था कि मैं इस बॉडीली इंजरी से इस आदमी की डेथ कॉज कर दूंगा। तो यहां पर ये दूसरा एक्ट भी कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, अब टू कंडीशंस तो हमारी समझ में आ गई जहां पर कुल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर। थर्ड कंडीशन ये कहती है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब यहां पर वो कहते हैं कि अगर कोई भी एक्ट ऐसी इंटेंशन से किया गया है कि इसको ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करनी है, और वो बॉडीली इंजरी इस तरह की है कि वो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किसी आदमी की डेथ कॉज कर सकती है, तो इस सिचुएशन में भी कुल्पेबल होमिसाइड विल अमाउंट टू मर्डर। यहां पर भी कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है? बेसिकली एक्यूज पर्सन को इस बात की इंटेंशन है कि मैं इसे कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर देता हूं जिससे कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इस आदमी की डेथ कॉज हो ही जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर किसी आदमी ने किसी की हाथ की नस काट दी, और जो मेन जो हथेली के नीचे जो आपकी वो जो नस होती है मोटी वाली, जिसे काट देने से पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है, तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर अगर वो नस काट दी जाए तो आदमी मर ही जाएगा, क्योंकि उससे सारा हेमरेज हो जाएगा, पूरा ब्लड बाहर निकल आएगा और आदमी मर जाएगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि उसने उसको जो शूट किया, गोली चलाई एक्यूज पर्सन ने विक्टिम पर, उसके हार्ट पे चला दी। हार्ट पे चलाने पर भी ऐसी इंजरी कॉज होती है जो कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर आदमी को मार ही देती है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ये वो बॉडीली इंजरीज हैं जो कि अपने आप में सफिशिएंट हैं कि सामान्यता ये उन नेचर की इंजरीज हैं जो कि आदमी की डेथ कॉज कर देती हैं। तो थर्ड वाली कंडीशन में उनका यह कहना है कि अगर बॉडीली इंजरी है और बॉडीली इंजरी इस इंटेंशन से दी गई है और उसे पता था कि यार मैं ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा हूं कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर उस आदमी की डेथ हो जाएगी, तो ठीक है, यहां पर भी कुल्पेबल होमिसाइड विल अमाउंट टू मर्डर। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ कंडीशन पर। फोर्थ कंडीशन ये कहती है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows that it is so imminently dangerous that it must in all probabilities cause death
or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such bodily injury as aforesaid। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई पर्सन जो ये डेथ कॉज करने वाला एक्ट कर रहा था, उसे पता था कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं ये इतना डेंजरस है, ये इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि हर पॉसिबिलिटीज में, हर प्रोबेबिलिटीज में ये सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर ही देगा, या वो बॉडीली इंजरी ऐसी है कि वो सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर ही देगी, और उस पर्सन के पास इस डेथ कॉज करने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि भाई क्यों तुमने डेथ कॉज कर दी, कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास, तुम कोई अपना डिफेंस बताना चाहते हो, कहता है नहीं भाई साहब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो ही डज नॉट हैव एन एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और इंजरी एज अफोरसेड। तो यहां पर बेसिकली सिर्फ हमको इतना देखना होता है कि क्या एक्यूज पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि जो हर प्रोबेबिलिटीज में सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज ही कर दे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है कि किसी पर्सन को अगर कोई वो हेडशॉट करता है, अगर एक्यूज पर्सन विक्टिम के सिर पर गोली मारता है, उसको हेडशॉट करता है, तो हर प्रोबेबिलिटी ये है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। तो अगर ये सिचुएशन है तो वहां पर उसका एक्ट कुल्पेबल होमिसाइड विल अमाउंट टू मर्डर। सो दिस इज द 4 कंडीशन। तो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं जिसमें कोई भी कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 300 के फर्स्ट वाले पार्ट को तो हमने स्टडी कर लिया और हमने देख भी लिया कि कब कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर बना देती है, लेकिन अब हमको वो वाला पोर्शन देखना है जब कुल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो चलिए उन कंडीशंस को देख लेते हैं जहां पर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कुल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि सेक्शन 299 में हमारे पास कुल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन दिया है। हमने ये भी स्टडी कर लिया कि सेक्शन 300 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास मर्डर का डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी वेरियस कंडीशंस दी हैं जब हमारा कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो कंडीशंस जहां पर कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बनाता। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर सेक्शन 299 में हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख तो लिए, जहां पर आपने ये बताया था कि ये कुल्पेबल होमिसाइड बनाता है। तो सर अब यहां पर आप दोबारा से हमें वो कौन सी कंडीशंस बताना चाहते हैं जहां पर कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि वो कुल्पेबल होमिसाइड ही होता है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने सेक्शन 299 में आपको सिर्फ कुल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी, मैंने आपको वहां ये नहीं बताया कि कुल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट। कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनाएगा या नहीं बनाएगा ये हमको तब चेक करना होता है जब हमारे सेक्शन 299 की सारी एसेंशियल्स पूरी हो जाती हैं। एक बार कोई मैटर सेक्शन 299 में फॉल कर गया, उसके बाद हम सेक्शन 300 के कंडीशंस को देखेंगे। अगर सेक्शन 299 ही नहीं बना, यानी कि कुल्पेबल होमिसाइड ही नहीं बना, तो फिर कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेक्शन 299 मीट आउट होने पर ही आप चेक करोगे कि ये मर्डर बना रहा है या कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली कई बार हम लोग क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, हम उससे पूछते हैं कि ये कुल्पेबल होमिसाइड बन रहा है या मर्डर बन रहा है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि कुल्पेबल होमिसाइड बन रहा है या मर्डर बन रहा है, तो उनका मतलब ये होता है कि कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन रहा है या कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बन रहा है। तो इसलिए आपको यहां पर सेक्शन 299 के साथ कंफ्यूज नहीं होना। मर्डर भी कुल्पेबल होमिसाइड होता है और कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो भी कुल्पेबल होमिसाइड होता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक साइटेशन भी डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, और जो कि लेटेस्ट साइटेशन है 2021 की। तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर हमारे पास क्या दिया है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो जल्दी से देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 1 में, जहां पर कुल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहां पर वो कहते हैं इफ द ऑफेंडर वाज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। यानी कि अगर मान लो कोई भी ऑफेंडर अपना आपा खो बैठे, अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठे
और इसलिए खो बैठे क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने उसे कोई अचानक से इतना ज्यादा प्रकोपन दे दिया, इतना ज्यादा प्रोवोकेशन दे दिया कि वो अपना आपा खो बैठा, अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा और उसने सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी, और या फिर उसने डेथ कॉज कर दी किसी मिस्टेक की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो यहां पर वो मैटर मर्डर नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एक्सेप्शन नंबर 1 तो हम लोग समझ गए कि अगर कोई भी पर्सन किसी को कोई सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दे रहा है और उस प्रोवोकेशन के तहत किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे, तो वो मर्डर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वो फॉल करेगा कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के कंडीशन। लेकिन इस एक्सेप्शन की भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन नंबर 1 जो मैंने अभी डिस्कस किया था, इसका एक प्रोविजो है। अब इसके जो प्रोविजोस हैं वो जरा देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 3 प्रोविजोस दिए हुए हैं एक्सेप्शन नंबर 1 के। अब यहां पर एक्सेप्शन नंबर 1 के प्रोविजो को क्या मतलब है, कहने का मतलब ये कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये एक्सेप्शन नंबर 1 मीट आउट नहीं होगी, यानी कि वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। किन कंडीशंस में ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होंगी, अब ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली कंडीशन देख लीजिए, जब ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगी, वो ये कहता है that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. Meaning thereby कि ये जो प्रोवोकेशन आप कह रहे हो ना कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे प्रोवोकेशन दिया था और उसकी वजह से मैंने उसको मार दिया, ऐसा ना हो कि आपने ही शुरुआत की हो और सामने वाले व्यक्ति को आपने पहले प्रोवोक किया हो, यानी स्टार्टिंग आपने की हो और उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति ने आपको प्रोवोक किया हो और फिर आपने ये कहा अरे भाई सामने वाले व्यक्ति ने मुझे प्रोवोक किया था और इसकी वजह से मैंने उसे मार दिया। तो भाई उस कंडीशन में आपके पास ये जो केस है इट विल अमाउंट टू मर्डर, ये कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं बनेगा, ये मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि आप अगर प्रोवोकेशन का, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन लेना चाहते हो तो ये आप इस मैटर में अग्रेसर नहीं होने चाहिए, आपने पंगा ना लिया हो, पहली बात ये। दूसरा प्रोविजो हमारा ये कहता है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। मीनिंग देयर बाय, अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी कोई ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और एज पर द ओबीडियंस ऑफ अ लॉ वो कोई काम कर रहा था और आप गुस्से में आ गए। मान लो कोई आदमी कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से आया और उसने कहा जी हमें आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा लेना है, आपको गुस्सा आ गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आप मेरी प्रॉपर्टी कब्जा करोगे, आपने उसे मार दिया। अब वो व्यक्ति तो भाई अपना ड्यूटी भी जा रहा था ना, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा था। या कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उससे उसने आपको कोई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दे दिया और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, तो फिर यहां पर आपको वो एग्जम्पशन नंबर 1 जो ये कहता है कि सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन पर मर्डर नहीं बनेगा, वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये कह रहा है प्रोविजो नंबर 2। चलो अब नेक्स्ट आते हैं प्रोविजो नंबर 3 पर। थर्ड ये कहता है दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हो सकता है सामना वाला व्यक्ति आत्मरक्षा में, यानी कि अपना लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए उसने आपको कोई प्रोवोकेशन दे दिया और आपने उस प्रोवोकेशन के तहत उस आदमी की डेथ कॉज कर दी, तो यहां पर भी ये मर्डर बनेगा, ये कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं बनेगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास अधिकार था कि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकता था और आप उस डिफेंस के अगेंस्ट प्रोवोक होकर सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मर्डर बन जाएगा। तो एक्सेप्शन नंबर 1 के हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोविजोस थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के बारे में जो हमने बात की है, ये मर्डर बनाएगा या नहीं बनाएगा, या ये प्रोवोकेशन ग्रेव या सडन था या नहीं, ये कैसे निर्धारित होगा। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये कोर्ट देखेगी कि क्या कोई प्रूडेंट मैन, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन, क्या इतनी प्रोवोकेशन देने पर अपना आपा खो बैठता है, क्या वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाले व्यक्ति को मार देगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है।
तो उसके पार्लेंस में ही हमको ये चेक करना होगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 2 पर। और एक्सेप्शन नंबर 2 ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी ऑफेंडर गुड फेथ में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो सकता है अपनी बॉडी के रिलेशन में एक्सरसाइज कर रहा हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन ऐसा प्राइवेट डिफेंस करते समय पर अगर कानून ने जो उसे पावर दी है, अगर उसने वो एक्सीड कर दी और उसकी वजह से उसने किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी, लेकिन हाँ उसके पास कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी उसे मारने की, यानी उसका कोई प्री मीडिएशन नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं था, भाई रैंडमली से सब कुछ हुआ, अचानक से हुआ, और उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि उसे कोई ज़्यादा हार्म कॉज करना चाहता था जितना रिक्वायर्ड था अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर मैं नटशेल में यहाँ कहूँ तो एक्सेप्शन नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए गुड फेथ में जो पावर उसे दी गई है डिफेंस की, अगर वो उसे एक्सीड कर ले और किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी पहले से मारने की, उसका कोई प्री मीडिएशन नहीं था, और ना ही उसकी कोई ऐसी इंटेंशन थी कि वो उसे ज़्यादा हार्म कॉज कर दे जितनी अपने आप को डिफेंस के लिए ज़रूरत थी, तो ऐसी सिचुएशन में कानून उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और ये कहेगा चलो ठीक है, डेथ तो कॉज हुई, आपने अपने बचाव में किया, लेकिन आपने पावर तो एक्सीड की कानून में जो दी थी भाई, अगर तब तक तो आपका मामला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता जब तक कि आप विद इन द एम्बिट ऑफ अ लॉ अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते, लेकिन यहाँ पर तो आप कर नहीं रहे। यहाँ तो जो कानून ने आपको पावर दी, जितनी लिमिट दी, उसको आपने एक्सीड कर लिया और सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी। हाँ, ये बात अलग है कि आप पहले से कोई प्री मीडिएटेड नहीं थे और आप ज़्यादा इंजरी उसे नहीं कॉज करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको ये डिफेंस मिल जाएगा और ये मैटर जो है मर्डर नहीं बनेगा, कुलपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के कैटेगरी में फॉल करे। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 पर। यहां पर वो कहते हैं इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक जस्टिस exceed the power given to him by law and causes a death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। तो यहां पर वो कहते हैं कि कोई भी एक्ट मर्डर नहीं होगा, वो कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा अगर ऑफेंडर जो था वो पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट था या वो पब्लिक सर्वेंट को कोई मदद कर रहा था ताकि कोई भी पब्लिक जस्टिस को अटेन किया जा सके। अब ये पब्लिक ड्यूटी करते हुए या मदद करते हुए पब्लिक ड्यूटी के लिए अगर जो कानून ने उसे पावर दी थी उस व्यक्ति ने उसे एक्सीड कर लिया और किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी, लेकिन यहां पर वो जो डेथ कॉज कर रहा है वो कोई उसकी इलविल नहीं थी उसके टुवर्ड्स, वो गुड फेथ में कर रहा है और वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि वो ऐसा करने के लिए लॉफुल था और उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी था और उसकी जिस पर्सन की डेथ कॉज की है उसके टुवर्ड्स उसकी किसी भी तरह की कोई भी इलविल नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये सर्कमस्टांसेस हों तो वो कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। मैं नटशेल में दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि मान लो कि पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए उसने किसी की डेथ कॉज कर दी, लेकिन जो पावर कानून ने उसको दी थी उसने उसको एक्सीड किया है, लेकिन उसकी कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई इलविल नहीं था, वो सब गुड फेथ में कर रहा था, इस बिलीव में कर रहा था कि भाई वो जस्टिफाइड था ऐसा करने में और उसके लिए ऐसा करना ज़रूरी था अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर ये एक्ट मर्डर नहीं होगा बल्कि ये कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 4 पर। यहाँ पर वो कहते हैं कुल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज committed without premeditation in the sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acted in the cruel or unusual manner। तो culpable homicide मर्डर नहीं होगा अगर कोई भी पर्सन कोई प्री प्लानिंग के साथ नहीं आया, अचानक से लड़ाई हुई इन द हीट ऑफ पैशन, अचानक से झगड़ा हुआ और उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, ना ही वो कोई क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट अपॉन कर रहा था। तो अचानक से जहां पर झगड़े हो जाते हैं इन द हीट ऑफ पैशन, लेकिन वो सामने वाले को कोई क्रूअल तरीके से मार नहीं जाता, बार्बरिक नहीं बनता, अनयूजुअल मैनर में नहीं मार रहा,
जैसे नॉर्मल लड़ाई हुई, चाकू मार दिया, तो चलो ठीक है मर्डर हो गया, बात समझ में आ गई, लेकिन वो मर्डर हुआ नहीं, कुलफुल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर बना। लेकिन अगर आप कहो कि उसके पास तलवार थी तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके, या उसकी गर्दन उड़ा दी, तो यहाँ पर तो बड़ा बार्बरिक तरीके से एक्ट अपॉन कर रहा है, क्रूअल तरीके से एक्ट अपॉन कर रहा है, वो अनयूजुअल मैनर से एक्ट अपॉन कर रहा है। तो यहाँ पर उसको ये एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको उसे एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मर्डर बनेगा फिर उसके फ्यूचर में अगर वो ऐसा कर रहा है तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए। अब सवाल ये है कि इट इज ए मटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स फर्स्ट असॉल्ट। तो यहां पर इस सेक्शन के पर्पस के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोवोकेशन किसने किया या पहला असॉल्ट किसने दिया था, यहां पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन नंबर 5 पर। एक्सेप्शन नंबर 5 में वो कहते हैं culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or take the risk of the death of his own consent। तो यहां पर भी culpable homicide मर्डर नहीं बनता जहां पर जिस पर्सन की डेथ कॉज की गई है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर थी और उसने खुद से ही रिस्क लिया था, उसकी खुद की कंसेंट से कि ठीक है मैं ये रिस्क ले रहा हूं, और उस आदमी की वो डेथ कॉज कर देता है, तो वहां पर वो culpable homicide नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनेगा, वो मर्डर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट 5 एक्सेप्शंस थे जो हमने यहां पर देखी हैं। अब जहां तक हमारे बेरेक्ट का सवाल था वहां पर हमने वेरियस सेक्शंस को भी देख लिया, उनके एग्जांपल्स को भी देख लिया, उनको डिटेल्ड में हमने स्टडी भी कर लिया और उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया कि बेसिकली सेक्शन 299 में क्या मेंशन किया है और 300 में क्या किया है। तो हमारी एकेडमिक अप्रोच तो हो गई पूरी। अब लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलता, अब हमें अगर कोर्ट ऑफ लॉ में काम करना है या अगर हमें वेरियस इंटरव्यूज को फेस करना है या हमें मेंस के आंसर्स को डील करना है या कोर्ट ऑफ लॉ में आर्गुमेंट करना है और अपने क्लाइंट को बचाना है, या मैं प्रोसिक्यूशन से आ रहा हूं और मुझे मर्डर को या culpable homicide को प्रूव करना है, तो मुझे कुछ प्रैक्टिकल सिनारियोस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच विद द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 856 ऑफ 2021 में डिसाइड हुआ था, और जजमेंट का नाम है मोहम्मद रफीक एलियास कालू वर्सेस मध्य प्रदेश। और इसका पूरा जो जजमेंट है वो हमारी वेबसाइट judicialcompetition.in पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं सबसे पहले कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और फिर ये डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ने इसे कैसे एनालाइज किया और लास्ट में कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया। तो चलिए जरा सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। हुआ ये कि एक्यूज पर्सन एक ट्रक चला रहा था और उसने एक मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया और उसके बाद वो उस ट्रक को चलाता रहा। इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने जो उनकी चेक पोस्ट थी उनको इंटीमेट कर दिया और ये कहा कि भैया आप नाका लगा दो, यहाँ पर एक ट्रक वाला जो है किसी बाइक वाले को हिट करके भाग रहा है। तो उन्होंने नाका लगाया और उस ट्रक वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रक वाला रुका नहीं, ये तेजी से चलाता रहा। तो इतने में क्या हुआ, जो एसआई मिस्टर तिवारी थे, सब इंस्पेक्टर तिवारी, वो लेफ्ट साइड से उस ट्रक पर चढ़ने लगे, लेकिन एक्यूज पर्सन ने उसे वार्न किया कि वो इधर से ना चढ़े वरना वो उसे धक्का दे देगा और वो नीचे गिरकर मर सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं मानी और वो उस तरफ से चढ़ता रहा। एक्यूज पर्सन ने उसे धक्का दे दिया और उसके बाद वो इंस्पेक्टर जो था वो नीचे गिर गया और जो ट्रक के जो टायर्स थे पिछले वाले वो उसमें आ गया और उसकी वजह से उसकी मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। अब ये एक्यूज पर्सन जो था वो मौके से भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, और पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश देने लगी और कुछ समय के बाद उसे पकड़ लिया और उसे प्रोसिक्यूट किया गया मर्डर के लिए। कोर्ट ने जब इस केस को इवैल्यूएट किया तो कोर्ट ने कहा कि देखिए जो कुल्पेबल होमिसाइड होता है वो एक जीनस होता है और जो मर्डर होता है वो एक स्पीशीज होती है। अब जितने भी मर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे कुल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन सारे कुल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो सकता है। तो पहला तो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने ये दिया। ठीक है, आगे कोर्ट ने कहा फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द पनिशमेंट ऑफ सीआरपीसी दे हैव रिकॉग्नाइज्ड 3 डिग्री ऑफ कुल्पेबल होमिसाइड्स।
तो जहां तक पनिशमेंट्स का सवाल है, 3 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कुल्पबल होमिसाइड्स को रिकॉग्नाइज किया कोर्ट ने। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रेविटी का सवाल है, ऑफेंसेस की ग्रेविटी का सवाल है, उसके बेसिस पर हम इन ऑफेंसेस को 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मर्डर, जो कि सेक्शन 300 में मेंशन्ड है। दूसरा कुल्पबल होमिसाइड, जो कि 304 पार्ट 1 में है। और तीसरा कुल्पबल होमिसाइड, जो कि 304 पार्ट 2 में मेंशन किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में ये कंक्लूड किया कि कोई भी एनिमस नहीं था एक्यूज पर्सन का, ना ही उसका कोई प्री अरेंज प्लान था, ना ही उनका कोई क्वारल हुआ था। हाँ, उसने धक्का दिया था और कोर्ट ने इस धक्का देने के एक्ट को इन द हीट ऑफ पैशन माना और कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सेटिसाइड कर दिया और उसको कन्विक्ट किया फॉर द ऑफेंस ऑफ कुल्पबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं मैं समय समय डिस्कस करता रहता हूँ। मैं फिर से दोबारा कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उसकी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। जहाँ तक मेरी लाइव क्लासरूम का सवाल है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ऑन judicialcompetitionaims.in। ये क्लासरूम्स HHS के लिए भी हैं, PCSJ के लिए भी हैं, APO के लिए भी हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइव क्लासरूम्स के लिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, लाइव सेशंस हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।